हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले आपका ही चैनल मान के चैनल को सब्सक्राइब करो। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जानेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, क्या क्या है इसमें, कौन सा भौतिक प्रदेश बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सी जलवायु कौन से प्रदेश में कैसी है, बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो नीचे लाल बटन, जो लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, SUBSCRI, इस प्रकार का बटन लगा हुआ है। पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें भी मोटिव मिले और हम आप इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमें ये कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम 5-7 घंटे लगते हैं एक वीडियो के कंटेंट बनाने। तो इसलिए हमारी मेहनत के लिए हमें एक सब्सक्राइब तो करना चाहिए। चलो चलते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में जानने के लिए। ये देख लो, यहाँ पे ये मैप रखा है मैंने। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब मैप से पढ़ा रहा हूँ। ये यहाँ पे है अरावली। आपने मैप तो कभी देखा ही होगा और मैप के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा आपको। ये है अरावली। तो इधर का प्रदेश है ये वाला पूरा। ये है मरुस्थल। ठीक है। और अरावली के पूर्वी भाग में ये है यहाँ पे मैदान। ये वाला भाग पूरा मैदान है। ये जो मैंने दो, और मैदान के पास में ये हाड़ौती का प्रदेश। ये भाग हाड़ौती। तो आपने पहले क्लास ली, उसमें बताया होगा। हम देखेंगे कि आज जो पढ़ेंगे वो मरुस्थल से स्टार्ट करेंगे। मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले देखते हैं कौन सा भाग है। ये यहाँ पे देख लो, ऊपर है ये घग्गर का मैदान, और ये नीचे है, इधर ये है शुष्क मरुस्थल। और अरावली और शुष्क के बीच में है ये वाला पार्ट है। ये वाला भाग है जो है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध। और जो ये दोनों को अलग करने वाली ये वाली सीमा रेखा है ना, लाल कलर, ये वाली सीमा है ना, इसे बोलते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। सीएम समवर्षा रेखा, जो मरुस्थल को दो असमान भागों में विभाजित करता है। क्योंकि ये वाला प्रदेश है ना, जो ये वाला, इसके जो पश्चिम वाला प्रदेश है ये बड़ा है, और जो ये पूर्व वाला है जो अरावली और शुष्क के बीच में है ये वाला प्रदेश ये छोटा प्रदेश है। तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और जो अरावली और ये जो अरावली और शुष्क के बीच में इसका वर्ग क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर, एम स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसका है 75,000 वर्ग। अरावली और शुष्क के बीच का जो अर्ध शुष्क का मरुस्थल है, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो दो भागों में अलग करती है। ठीक है। तो अब जानेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। किस आधार पे बांटा गया है? इसका आधार है कुच्छावच,
और जलवायु। जलवायु और उच्छावास की आधार से हमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उच्चावच कैसे? तो ऊंचाई के आधार पे। उच्चावच का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई के आधार पर और जलवायु के आधार पर, इन दोनों को मिला के हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे नीचे जो जलवायु से हमने जिसको डिफाइन किया है वो है मैदान और मरुस्थल, क्योंकि इनकी ऊंचाई है वो दोनों की समान है, एक जितनी है। मैदान और मरुस्थल की जो ऊंचाई है वो बराबर है। तो इसको हम किस आधार पे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हमने आधार चुना है जलवायु। फिर मैदान से ऊपर जाते हैं तो पठार, जो मैदान से ऊंचे होते हैं, इनको हम ऊंचाई के आधार पे अलग करते हैं। और पठार से भी ऊपर पर्वत, जिनको हम ऊंचाई से डिफाइन कर लेते हैं कि भाई पर्वत है। ठीक है, इस आधार पे हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बनता है। और ये भी बन सकता है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका आधार क्या है? ऊंचाई व जलवायु। ठीक है, आगे चलते हैं। राज- भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी। तो ये वाली जो सारणी मैंने बनाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे याद करते हैं आप पे डिपेंड करता है, रट्टा मार लो, लेकिन ये जो सारणी है ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें से कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो इस सारणी में से बनेगा। क्योंकि एग्जाम में आज के टाइम में जो राजस्थान के एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भूगोल के ही पूछे जाते हैं। अगर 20 क्वेश्चन पूछ लिए तो उसमें से 8 क्वेश्चन तो भूगोल के होंगे, 8 9 10 क्वेश्चन। बाकी वाले क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर और इतिहास के होंगे। इतिहास आज के टाइम में बहुत कम कर दिया है, आर्ट एंड कल्चर पूछ लेते हैं और भूगोल पूछ लेते हैं, भूगोल सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो ये भौतिक प्रदेश है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सारणी में से आएंगे। आप देखते हैं कौन सी क्या है। तो इसमें मरुस्थल, मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती का प्रदेश। मरुस्थल में इनका क्षेत्रफल दें 61%, 61.11% है वो मरुस्थल का क्षेत्रफल है। राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल 61.11%। अरावली का क्षेत्रफल है 9% और मैदान का क्षेत्रफल है 23% और हाड़ौती के प्रदेश का क्षेत्रफल है 6.89%, तो लगभग 7%। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से मरुस्थल है वो है 40% जनसंख्या, 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। अरावली में करती है 10% और मैदान में करती है 39%, 39% मैदान में जनसंख्या निवास, सबसे ज्यादा मैदान में, मतलब जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा मैदान में है। हाड़ौती के प्रदेश में 11%। और मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? 12 जिले। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि मरुस्थल में कितने जिले आते हैं, और ये भी आया हुआ कि अरावली में कितने जिले आते हैं। अरावली में 13 जिले आते हैं, जिसमें मुख्य तो 7 जिले आते हैं। अगर मुख्य पूछ ले तो 7 जिले, और ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि अरावली में कितने जिले आते हैं तो उसमें हो जाएगा 13 जिले। ठीक है, और मैदान में 10 जिले आते हैं और हाड़ौती प्रदेश में 7 जिले आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझते होंगे कि 4 जिले ही आते हैं, नहीं। हाड़ौती के पठार है उसमें 7 जिले आते हैं, इसमें 4 जिले तो मुख्य है, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, और उसमें साथ में भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये भी हाड़ौती में ही आते हैं। तो कुल मिला के 7 जिले होते हैं हाड़ौती पठार में। ठीक है, मरुस्थल की जो मृदा है वो कैसी है? मरुस्थल की मृदा है रेतीली और बलुई। ये तो आपको पता ही होगा कि रेतीली तो है ही, रेतीली को ही बलुई मृदा बोलते हैं। ठीक है, अरावली में
पर्वतीय या वनीय। अरावली में पर्वतीय है तो फिर पर्वतीय तो होगी, और एक याद करना आपको, वनीय। मैदान में जलोढ़, क्योंकि मैदान में नदियां बहती है तो उसमें जलोढ़ मृदा ही होगी। नदियों में हमेशा जलोढ़ मृदा होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मृदा है वो है बलुई या रेतीली मृदा। ठीक है, ये वाली मृदा है राजस्थान में सर्वाधिक, और ये वाली है भारत में सर्वाधिक। हाड़ौती के पठार में है काली मृदा या रेगूर मृदा। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, ये वाला क्वेश्चन बनेगा आपके। काली मृदा को और रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेगुर मृदा और काली मृदा। और ऐसे भी पूछ लेते हैं कि रेगुर मृदा किस मृदा को कहा जाता है, उसमें ऑप्शन आ जाएगा काली, लाल, पीली, जो भी है। कि जलवायु कौन कौन से की कैसी है, तो इसमें जलवायु में मरुस्थल की जलवायु है शुष्क व अर्ध शुष्क। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जलवायु हर बार पूछता है, हर बार। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल की, अरावली के उप आर्द्र, और मैदान की है कचारी आर्द्र। और इसको आप ऐसे भी याद करो, केवल आर्द्र ही याद कर लो, सारी करो ही मत। ठीक है? मैदान की है आर्द्र, और हाड़ौती के पठार की है अति आर्द्र। हाड़ौती के पठार में अति आर्द्र, मैदान में आर्द्र, और अरावली में उपाद्र, और मरुस्थल में शुष्क व अर्ध शुष्क। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11%, जनसंख्या है 40%, जिले है 12, और मृदा है बलुई रेतीली, और जलवायु है शुष्क व अर्ध शुष्क। अरावली क्षेत्रफल है 9%, जनसंख्या है 10%, और जिले है 13, मुख्यतः है 7, और मृदा है पर्वतीय व वनीय, जलवायु है उपाद्र। मैदान मैदान में क्षेत्रफल है वो है 23%, जनसंख्या है 39%, इसमें सर्वाधिक घनत्व मैदान में, और जिले है 10, जलोढ़ मृदा मृदा है जलोढ़, और जलवायु है आर्द्र। ठीक है, हाड़ौती के पठार में क्षेत्रफल है 7% या 6.89%, जनसंख्या है 11%, जिले हैं 7, में मुख्यतः 4, भीलवाड़ा, चित्तौड़ व प्रतापगढ़। काली मृदा है काली व रेगूर मिट्टी, और इसकी जलवायु है अति आर्द्र। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि अति आर्द्र और आर्द्र में सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, हाड़ौती के पठार में कौन सा, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि अति आर्द्र मृदा, अति आर्द्र जलवायु राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है? हाड़ौती के पठार में, या फिर वहाँ के जिले दे देते हैं, ऐसा क्वेश्चन। ये अरावली बहुत, सॉरी, ये जो सारणी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करना और याद करना है। ये देख लो यहाँ पे, ये वाला भाग है जो है शुष्क, ये है अर्ध शुष्क, आर्द्र, आर्द्र व अति। ये है जलवायु। तो आपको याद करना ही है, शुष्क, अर्ध शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। देख लो, इसमें अति आर्द्र में ये जोधपुर का डिस्ट्रिक्ट भी साथ में आता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले डिस्ट्रिक्ट में साथ में आता है। अति आर्द्र में कई बार क्वेश्चन कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा किस किस जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो फिर अति आर्द्र में आते हैं। ठीक है, बाकी मैदान में जो आर्द्र में आते हैं, अरावली है वो उप आर्द्र में, अर्ध शुष्क नहीं है, शुष्क
उत्तर पश्चिम मरुस्थल। हाँ, ये मरुस्थल है ना, तो इसको इतना सा ही अब आगे डिफाइन करेंगे कि मैप बनाएंगे तो इतना सा मैप बनाएंगे। ठीक, पूरा मैप राजस्थान, पूरा मैप नहीं बनाएंगे। ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है। इस मरुस्थल को थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल, भारत में जो मरुस्थल है इसे थार का मरुस्थल है। इसकी लंबाई कितनी है? ये वाला पार्ट, लंबाई है 1040, और इसकी चौड़ाई वाला पार्ट ऐसी होगी 300 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई, जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो है 200 से 300 मीटर। 200 से 300, इसकी हाइट और मैदान की हाइट बराबर है। इनको जलवायु के हिसाब से अलग डिफाइन किया गया। इनकी ढाल कैसी है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे। इसकी ढाल कैसे है, ढाल होगी ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण, इधर से ढाल है इस इस दिशा, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इस उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। क्योंकि लूनी नदी आप देख लो, जो यहाँ से निकलती है वो इधर की, इसकी इस डायरेक्शन में, तो आप लूनी नदी के हिसाब से इसको डिफाइन। मरुस्थल का अध्ययन, अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा। मरुस्थल पढ़ रहे हैं अपन तो, शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम राठी प्रदेश कहते हैं। राठी एक गाय की नस्ल है, ये मैंने आपको पहली वाली क्लास में बता दिया। और राठी एक भौगोलिक व ऐतिहासिक स्थल भी ये प्रदेश है। राठी को शुष्क मरुस्थल में लेते हैं। शुष्क मरुस्थल को हम राठी प्रदेश कहते हैं, और अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम बागड़ प्रदेश कहते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें एक है शुष्क मरुस्थल, एक है अर्ध। तो मैंने आपको ये वाला, मैंने पहले आपको बारे में बता, मरुस्थल है, इसको हम ऐसे, इधर ये अरावली आ जाती है, ये अरावली है, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ये शुष्क मरुस्थल, ये 25 सेंटीमीटर, ये वाली वर्षा रेखा है जो मरुस्थल को दो दो असमान भागों में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, असमान भागों। अगर आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि मरुस्थल को, शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा दो असमान भागों में 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, दो असमान भागों में, दो समान भागों में, इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो दो असमान भागों में विभाजित करती है शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है।
हैं शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। जो 25 सेंटीमीटर कम समवर्षा रेखा है, ये समवर्षा रेखा वाला भौतिक प्रदेश। सॉरी, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, उससे कम, ये कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। जो इधर का जो पार्ट है, ये वाला भौतिक प्रदेश, ये है शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। इसको हम अपने हिसाब से अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है बालू का स्तूप मुक्त और एक है बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप मुक्त, इसका क्षेत्रफल है 41.5% और बालू का स्तूप युक्त, इसका क्षेत्रफल है 58.5%। ये बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्रफल है ना, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ऐसे बना हुआ। ये बालू का स्तूप मुक्त, मुक्त कम है और ये वाला है युक्त, युक्त ज्यादा है। बालू का स्तूप मुक्त किस कारण बना है, इसका कारण क्या है? यह है पथरीला मरुस्थल, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमादा। ये हुआ क्वेश्चन, ये हमादा किसे बोलते हैं? पथरीले मरुस्थल को हम बोलते हैं हमादा। और बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल है, वो कैसे बना? ये बना है पवन, मिट्टी, पवन से मिट्टी का निक्षेपण हुआ, जिससे हम बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त। जिसमें हम धोरे, टीले वगैरह वगैरह जो भी आता है वो सारा इसी बालू का स्तूप युक्त। जिसमें धोरे आते हैं वो बालू का स्तूप युक्त। और जिसमें मरुस्थल में जो पठार की टाइप जो पहाड़ियां हैं वो आती है, वो होता है बालू का स्तूप मुक्त से। ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त का विस्तार, युक्त का कोई विस्तार आपको नहीं पूछेगा, जो मुक्त है उसका ही विस्तार पूछेंगे। जिसमें जैसलमेर, जैसलमेर की रामगढ़, लोदरवा और पोखरण, ये वाला क्षेत्र है, ये है एकदम पूरा पथरीला मरुस्थल। वहां पे आपको मरुस्थल दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे मरुस्थल है बाड़मेर और जोधपुर, इनका भी क्षेत्रफल आता है बाड़मेर और जोधपुर का। जैसलमेर के जो क्षेत्रफल है उसमें रामगढ़, लोदरवा व पोखरण। आपको ये वाला विस्तार, ये वाली जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे है। और पथरीला मरुस्थल, इसे हम मादा बोलते हैं, ये वाला। और बालू का स्तूप मुक्त कितने क्षेत्रफल में, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इनमें से एक को याद कर लो, एक अपने आप याद हो जाएगा। 41.5%, हम 100% में से निकालेंगे तो पीछे बच जाएगा 58.5। आप ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं बालू का स्तूप व उसके प्रकार। बालू का स्तूप, जब पवन मिट्टी, जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली संरचना या स्थला आकृति को बालू का स्तूप बोलते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कोई बात। बालू का स्तूप के प्रकार, सबसे पहले देखते हैं बरखान। बरखान एक अर्ध संद्राकार आकार से है, ठीक है, ये वाला आधा सांद बना हुआ ऐसे। सर्वाधिक है शेखावटी चूरू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरखान कहाँ पे है? शेखावटी चूरू में। इसमें क्या है कि पवन है वो इस डायरेक्शन में आएगी, आपके इस डायरेक्शन में, और ये उल्टा बनेगा ऐसे, ठीक है। चांद के जिस तरफ ये दोनों तीर के निशान है, उस हिसाब उस उससे विपरीत दिशा में आएगी। ये तीर ऐसे बनता है, इस हिसाब से तो ये तीर ऐसे बनता है,
हम ऐसे बनाए एक तीर तो ये ऐसे बनेगा और पवन आएगी ऐसे, ठीक है। तो बरखा ने ये तीर के विपरीत दिशा में आएगा, ठीक है। ये देखते हैं आगे कौन सा है, अनुप्रस्थ व अनुदैर्य। इसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, बाकी वालों में कंफ्यूजन नहीं होता है। अनुदैर्य कौन सा और अनुप्रस्थ कौन सा है। अनुप्रस्थ है समकोण, हवा के समकोण जो आकृति बनेगी वो है अनुप्रस्थ। जो अनुदैर्य है वो समांतर। आप इसमें से एक को याद कर लो, मेरे हिसाब से आप अनुप्रस्थ को याद कर लो। अनु अनु दोनों में शब्द है, प्रस्थ में प है, जो ये प है इसके नीचे र है ऐसे। तो आप इस र को याद कर लो इस लाइन से, प वाली लाइन को ऐसे याद कर लो कि भाई ये ऐसे हवा आएगी और ऐसे बनेगा, आकृति बनेगी, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको कैसे भी डिफाइन करके याद कर लो, मेरे हिसाब से ऐसे ही याद करो, आपको याद हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही याद किया है कि अनुप्रस्थ को कैसे याद करें, तो प्र को याद करके पता चल जाता है कि अनुप्रस्थ कौन सा है। जो समकोण होगा वो अनुप्रस्थ, और जो समांतर होगा वो अनुदैर्य। रेखीय में तो आपको पता ही है कि रेखीय और मतलब रेखीय का मतलब ही समांतर होता है। ये देख लो, ये पवन की दिशा इधर से आ रही है, ये वाली ये देख लो, ये कैसे बन रही है, रही है। ये वाला हो गया अनुप्रस्थ, आकृति बन रही है वैसे बन, ये हो गया प्रस्थ। तो पवन के समकोण। और अनुदैर्य, इसमें देख लो ये वाली आकृति ऐसे बनी है, ये देख लो। और ये पवन की दिशा भी ऐसे ही है और आकृति भी ऐसे ही है, तो ये समांतर बन गई, रेखीय या समांतर बोल। तो हम ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ते हैं, तो ये जो पिक्चर बने हुए देखते हैं, ये देख लो, ये धोरे बने हुए हैं ऐसे, ये विंड इधर से आ रही है, हवा इधर से आ रही है, तो ये इसके समकोण में बने हुए हैं, तो हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। और ये हवा, इसमें ये धुरे ऐसे बने हुए हैं, ये देखो आप, और हवा इधर से आ रही है, तो ये इसके आप इसको ऐसे ही याद करें। मैंने आपको सब जो फोटो है उसके साथ में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और मैंने बहुत मेहनत करके ये वाली जो क्लास है इसको बनाया, तो आप सबका आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे साथ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, कमेंट करो कि हाँ आपको क्लास कैसी लगी, और दोस्तों तक शेयर करो कि हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो ये अलग है और सबसे अच्छा भी है। देखते हैं तारानुमा या तारानुमा बालू का ये रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये तो आपको पता ही, रेतीले मरुस्थल में पाए जाएंगे क्योंकि इसमें जो इनकी भुजाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, देख लो, इधर से भुजा आ गई, इधर से भुजा, ये वाली इधर से जा रही है साथ में, तो इसमें भुजाएं हैं वो अधिक है, जिसका निर्माण अनियमित हवाओं से होता है। कभी हवा इधर से आ जाती है, कभी हवा इधर से आ जाती है, कभी हवा इधर से जिस डायरेक्शन में आती है उस डायरेक्शन में वहां पे वो रेत का जो टीला है वो बना देती है। इस हिसाब से इसकी अनियमित हवाओं के द्वारा इन बालू का स्तूप में न्यूनतम 3 या इससे अधिक भुजाएं होती है। इसमें 3 या इससे अधिक भुजाएं होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो भुजाएं हैं वो 3 से ज्यादा होती है, न्यूनतम 3 होती है, ठीक है। और ये सर्वाधिक है कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्षेत्रफल कहाँ है। एक तो है जैसलमेर में, और एक है सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर में आता है, वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका क्षेत्र सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे है। तो ये मतलब कहाँ बने हुए हैं टीले, है ना, ये कहाँ बने हुए हैं, तो ये जैसलमेर व सूरतगढ़ में, ठीक है। इसमें भुजाएं सर्वाधिक होती हैं, तारानुमा तारा के हिसाब से बना हुआ है ये यहाँ पे।
बहुत सारी भुजाएं हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार यही पूछा जाता है पैराबोलिक के बारे में, क्योंकि ये पूरे मरुस्थल में पाए जाते हैं सभी जगह। बरखान की विपरीत दिशा में महिलाओं की हेयर क्लिप के बारे में। क्लिप के आकार की, बालों में जो क्लिप लगते हैं ना, उस आकार की जो बालू का स्तूप है वो है पैराबोलिक। ये देख लो आप। ये ऐसे बने हुए हैं, पवन की दिशा इस डायरेक्शन में। और ज्योग्राफिक मैप के हिसाब से ये देख लो, ये पैराबोलिक है, इसमें पवन की दिशा इस साइड से है। और जो बरखान होता है उसकी जो पवन की दिशा है वो इस साइड से होती है। ये बरखान का विपरीत है, बरखान में ये इस साइड से आती है पवन। जो क्लिप बनी हुई है, ये क्लिप ऐसे बनी हुई है इसके इस साइड से। और पैराबोलिक में जो पवन है वो इस साइड से। पैराबोलिक में आप पवन को और पैराबोलिक की आकृति को मिला दें तो ये एक तीर का निशान बन जाएगा ऐसे। आप देख लो इसको। पैराबोलिक में आप इस पवन की दिशा को अगर मिला लें ना, ये दिशा इस साइड से, आप इसको ऐसे मिला लेते हैं तो ये एक तीर का निशान बन जाएगा, ठीक है। और ये महिलाओं की बालों की क्लिप के समान है। महिलाओं को ये याद होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके ही जो सजने की जो सामग्री है उसके हिसाब से बनाया हुआ है, बालों की क्लिप के हिसाब से। पैराबोलिक बालिका बालू का स्तूप, ठीक है। ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सा बालू का स्तूप राजस्थान के मरुस्थल के सभी जिलों में पाया जाता है, तो इसमें आएगा पैराबोलिक बालू का स्तूप। इस कारण ये राजस्थान में सर्वाधिक है। और सबसे ज्यादा भी बालू का स्तूप कौन से हैं? ये पैराबोलिक, ठीक है। ये कौन सा है? आगे सीफ। सीफ क्या होता है ये आपने नया सुना होगा। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, इस संरचना को सीफ कहते हैं। ये बरखान है जो इस आकृति के आप देख रहे हो, ये विपरीत दिशा में से आ रही है पवन। इस पवन का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, ये पवन पहले तो इधर से आ रही थी, फिर ये बरखान है, और इसके इस डायरेक्शन से अगर पवन चेंज हो जाए तो फिर ये वाला एक जो ये वाला पार्ट है ना, ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ये देख लो आप आगे, इस हिसाब से जो आगे बढ़ जाएगा और एक नई आकृति बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे सीफ। आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती, इस संरचना को क्या कहते हैं? सीफ। ये बरखान है। अब देख लो यहाँ पे बरखान है वो इक्वल टू अनुप्रस्थ समकोण है, ये देख लो। ये बरखान की आकृति ऐसे बनी हुई है और ये पवन की दिशा इस हिसाब से आ रही है, तो बरखान एक समकोण हो गया। और सीप है जो ये पवन, ये जो आकृति ऐसे बन गई और पवन की दिशा भी इसी के समांतर चल रही है, तो फिर ये हो गया अनुदैर्घ्य। बरखान इक्वल टू अनुप्रस्थ और सेफ इक्वल टू अनुदैर्घ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट आप इसको आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बरखान है वो अनुप्रस्थ और पवन है जो सीफ है वो है अनुदैर्घ्य, ठीक है। आगे देखते हैं स्क्रब का पीस। स्क्रब का पीस, ठीक है। ये झाड़ियों व छोटी वनस्पति के पास में बनने वाले छोटे बालू का स्तूप। ये देख लो, ये झाड़ी है, यहाँ पे ये झाड़ियाँ बनी है, इनके पीछे पीछे ये छोटे छोटे बालू का स्तूप बन जाते हैं, बहुत छोटे। जो झाड़ी होती है उसके
पास में, ये देख लो। और झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप या चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप को नेब कहते हैं। ये नेब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, स्क्रिप्ट का पीस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेब। ये देख लो यहाँ पे, ये झाड़ियां हैं, आप तो इस लड़की को देखो, इसको मत देखो, आप इसको देखो। ये बालू का, ये झाड़ियां हैं, इनके चारों तरफ, इधर भी ये मिट्टी इकट्ठी हो गई, इधर भी हो गई, और उस साइड भी हो गई, सब जगह जो चारों ओर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसे बोलते हैं नेपखा। इसमें हम अलग अलग कैसे करेंगे, स्क्रब का पीस है जो झाड़ियों के किनारे बनते हैं, ये एक झाड़ी है तो उसके एक साइड में बनेंगे, एक किनारे पे। नेपखा है वो झाड़ियों के बीच में बनते हैं, जैसे ये झाड़ियां बहुत ज्यादा है तो इनके बीच में भी बनेंगे और झाड़ियों के पीछे भी बनेंगे, इधर भी बन जाएगी और बीच में भी बन जाएंगे। बाकी मैडम देख रहे हैं कि ये स्क्रब का पीस है या फिर नेप का, ये डिफाइन कर रही है यहाँ पे। बाहर से आई है, क्या पता कहाँ से, रशियन से आई है क्या। तो चलते हैं आगे। बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में, सभी सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, ये वाला नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद ये वाला ही होना ही चाहिए, क्योंकि बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, सबसे ज्यादा बालू का स्तूप है जैसलमेर में, जबकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप है वो है जोधपुर में। जोधपुर में सभी प्रकार के है, ये सारे प्रकार है ना, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्य, पैराबोलिक, तारानुमा, ये सब जैसलमेर जोधपुर में है। लेकिन सर्वाधिक, सबसे ज्यादा कोई एक प्रकार का होगा, जैसे बरखान है या फिर कोई और, ऐसे करके ये वाले सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में, जोधपुर में सभी है, और सर्वाधिक सबसे ज्यादा है जैसल। ठीक है, अब देखते हैं इन सबको मिला के। ये बरखान है, ये देख लो, ये आकृति ऐसे बनी हुई है, और विंड इधर से आ रही है, हवा इधर से इधर जा रही है। ये पैराबोलिक देख लो, ये आकृति ऐसे बनी हुई है, और हवा की दिशा इधर से है, तो ये इसके बरखान के विपरीत कौन सा है, बरखान के विपरीत है पैराबोलिक। और अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ है, जो इसके समकोण में बनी हुई, ये देख लो दोहरे ऐसे बने हुए हैं, और विंड भी ऐसे चल रही है, तो ये अनुप्रस्थ हो गया, ऐसे समकोण में बन रही है। ठीक है, और अनुदैर्य, ये रहा, जो ये दोहरे ऐसे बने हुए हैं, ये देख लो, और हवा भी इधर से इधर चल रही है। ठीक है, तारानुमा, ये देख लो तारानुमा, इधर से भी हवा इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, फिर ये वाली आकृतियां बन जाती है, देख लो, इधर से भी बन जाती है बालू का स्तूप, तो फिर ये तारानुमा बन गए। एक है बरखान, अनुप्रस्थ से बरखान, ये अनुप्रस्थ पहले ऐसे ऐसे थे, तो पिंड इधर से चल रही थी, तो इनकी आकृति में धीरे धीरे परिवर्तन होके होके ये टूट जाती है बीच में से, और ये ऐसे बन जाती है, जिसे हम बोलेंगे बरखान। ये उल्टे तीर के हिसाब से बन जाएगी, इसे बोलेंगे बरखान। ठीक है, और ये तीर वाली बन जाएगी, ये ऐसे तीर बन जाते हैं, ये बोलेंगे पैराबोलिक। ठीक है, बस हो गया ये वाली क्लास तो, और इसका एक पार्ट ये हो गया, अगला पार्ट में हॉस्टल कर लेंगे, हॉस्टल को पार्ट में करेंगे कंप्लीट, उस अगला भाग और बाकी है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ये सब्सक्राइब का बटन है, ये भाई जी, ये ऐसे इस पर क्लिक करना है सब्सक्राइब पर, और हिंदी में अगर किसी का फोन का मोड है तो उसका होगा निश्चित ताल लें, जिस पे आपको क्लिक करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है E1 शिक्षा के नाम से,
जिसे आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पे हम इन क्लासों की इंफॉर्मेशन और इनकी पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, कि हम कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना। बाकी अभी स्वस्थ रहें, क्योंकि अब डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो थोड़ा अपना सेहत का भी ख्याल रखें और अपने दोस्तों तक ये क्लास ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हम आपको एकदम इम्पोर्टेंट जो मैटर है वही प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इसकी पीडीएफ हम जल्दी ही आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे पूरे टॉपिक की। ठीक है?